नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। प्राकृतिक आपदाएं जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वायनाड, जो कि अपनी हरी भरी वादियों, अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध था, उसके लिए जाना जाता था, वहां पर भूस्खलन और भारी बारिश के बीच में कई घर तबाह हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग लापता हो गए। ऐसी ही कुछ घटना बादल फटने की वजह से हिमाचल में भी देखने को मिली। अब ऐसे में हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्या हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं। तो वास्तव में वायनाड और हिमाचल में बादल फटने की जो घटना है, उसकी वजह से हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या नीति बनाई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों घटनाओं को समझते हुए ये समझेंगे कि वास्तव में इन दोनों घटनाओं से सबक लेते हुए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक नजर उस पर डालते हैं। वायनाड और हिमाचल का सबक क्या हो आगे की रणनीति शीर्षक के अंतर्गत बात खबर की हमने क्या है बादल का फटना, इसको समझेंगे क्या होता है भूस्खलन, आगे की राह क्या हो सकती है। मुख्य फोकस हमारा इसी पर होगा और एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए होगा जो कि हमारी परिपाटी होती है। साथ ही कार्यक्रम को अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। बात सबसे पहले हमने की खबर की, उसके बाद आपको बता दें कि जीएस पेपर में आपदा प्रबंधन का जो खंड है उससे जोड़कर इस शीर्षक को आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बादल फटने की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कुल्लू हो, चाहे वो मंडी हो, यहां पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद लगभग 350 से ज्यादा लोग उनकी मृत्यु हो जाती है, कई लोग लापता हो जाते हैं। तो इस घटना की वजह से हम समझते हैं सबसे पहले कि वास्तव में ये बादल फटना होता क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, जब एक छोटे से क्षेत्र में काफी कम एरिया में बहुत तीव्र वर्षा होती है तो इसको बादल फटने की घटना कहा जाता है। ये इसकी अवधि जो होगी, टाइमिंग जो होगी, वो बहुत कम होगी, बहुत कम समय में बहुत तेजी से बारिश होगी और ऐसा लगता है जैसे कि वर्षा की कोई धार जो है फूट पड़ी हो। इसको बादल फटना कहते हैं। विशेष रूप से चूंकि ये पहाड़ी एरिया में ये घटना देखने को मिलती है, इस वजह से क्योंकि पहाड़ी एरिया की संरचना ऐसी होती है, भौगोलिक उसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि वो पानी और घातक हो जाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का अगर क्षेत्र है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में अगर 100 मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक की वर्षा होती है तो हम इसको कहेंगे कि ये बादल फटने की घटना है। ये जो एक मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उसके अंतर्गत इसको इस रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, आमतौर पर यह घटना मानसून के दौरान होता है, देखने को मिलता है, लेकिन यह घटना ऐसा नहीं है कि मानसून के दौरान ही हो सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब यह मानसून की अवधि नहीं है तब भी यह घटना घटित हो सकती है। विशेषकर यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में यह हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी इलाकों में अधिक देखने को मिलती है। अब बादल फटने में यह होता है, अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो अगर ज्यादा है, मेघ जो आवरण है, मतलब जो बादल हैं उनका आवरण है, वहां पर सापेक्षिक आर्द्रता भी हो, साथ ही निम्न तापमान, अगर धीमी हवाएं हैं, ये सारी कंडीशन अगर एक साथ आ गई तो वहां पर बादल फटने की घटना होने की अवश्य संभाविता बढ़ जाती है। विशेषकर देखेंगे जब गर्मियों के दौरान भी ये घटना हो सकती है। वैसे तो सामान्य रूप से मानसून के समय होती है, लेकिन गर्मियों के दौरान भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब वातावरण में नमी अगर अधिक मिलेगी, साथ साथ तेज धूप के कारण गर्मी अधिक हो। अगर वातावरण में नमी है तो वो नमी तेज धूप की वजह से जो बादल हैं उस नमी को और धारण करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है और फिर जब ये ऊपर उठते हैं, जब ये ठंडे होंगे या पर्वतों वाले एरिया में जब ये पर्वतों के पास जाते हैं तो वहां पर टकराते हैं और भारी बारिश के रूप में, काफी कम समय में काफी तेज बारिश के रूप में बादल फटने की घटना वहां देखने को मिलती है। अब इसका परिणाम क्या होता है? जब बादल फटेंगे तो वो काफी विनाशकारी परिणाम उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर फ्लैश फ्लड की स्थिति आएगी, मतलब एक बाढ़ की स्थिति आएगी। अचानक बहुत सारा पानी, पहाड़ों में वैसे भी पानी जो होता है उसके निकलने का जो रास्ता होता है, चारों तरफ से जो पानी होता है वो प्लेन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका प्रवाह काफी तेज होता है। तो एक फ्लैश फ्लड की कंडीशन देखने को मिलेगी। लैंडस्लाइड की घटना बढ़ जाती है। नमी जब पर्वतों के अंदर प्रवेश करती है तो उसको डिसबैलेंस करती है, जिससे लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिलेगी। मड फ्लो, जो मलबा होता है, उसको वो बहा के ले जाता है और धीरे धीरे इन मलबों में इतनी ताकत हो जाती है कि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी जान माल का खतरा भी होता है, जितने घर होते हैं क्षतिग्रस्त होते हैं, जो मार्ग होते हैं क्षतिग्रस्त होते हैं, पुल क्षतिग्रस्त होते हैं, तो भौतिक संरचना, प्राकृतिक संरचना दोनों को ये मड फ्लो जो है वो बहुत
घातक रूप से प्रभावित करता है। साथ ही लैंड कैविंग अर्थात जो जमीन का धंसना है वो भी देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ दुष्परिणाम हैं जो कि बादल फटने की घटना की वजह से होते हैं। आप जानते हैं कि जो नमी वाले बादल होते हैं ये नमी धारण करने की इनकी क्षमता होती है, और वो जो क्षमता, नमी धारण की क्षमता अपने पूरे शीर्ष पर पहुंच जाती है, उसके बाद जब ये ठंडे एरिया में जाएंगे तो पर्वतों से टकराकर एक विशेष जगह पर काफी बारिश कम समय में देखने को मिलती है, जिसको बादल फटना कहते हैं, जिसका दुष्परिणाम हिमाचल में देखने को मिला। साथ ही साथ अब बात करेंगे दूसरी समस्या भूस्खलन की। देखिए, भूस्खलन भी एक भूवैज्ञानिक घटना है। भूस्खलन के कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ ट्रिगर कारक होते हैं जो कि इसको बढ़ाने का काम करते हैं। प्राकृतिक कारण में क्या होता है, देखिए भूस्खलन पहले होता क्या है इसको समझ लें। सीधी सीधी बात है, भूस्खलन दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और स्खलन, अर्थात भूमि का ही सरकना, स्खलित होना या सरकना। तो देखिए, जिसमें कि शैल भी होगा, मिट्टी भी होगी, मलबे भी होंगे, और भूमि का एक भाग जिसमें कि शैल, मिट्टी, मलबे सारे सम्मिलित हैं, वो जब सरकने लगते हैं, खिसकने लगते हैं, उनका संचलन होने लगता है, तो इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। और ये इसका प्रभाव क्या हो सकता है, तो इसका प्रभाव स्थानीय बदलावों के साथ साथ बड़े और विनाशकारी परिणामों तक हो सकता है। अगर छोटा भूस्खलन है तो एक स्थानीय बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भूस्खलन अगर बड़ा हुआ तो ये बड़े विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है और काफी बड़ी मात्रा में ये प्रभावित कर सकता है, जैसा कि वायनाड में आपको देखने को मिला। अब देखिए, भूस्खलन के कारण क्या होते हैं, तो कारणों में हमने जैसा कि बताया कि कुछ तो कंडीशनिंग कारक होते हैं जिसमें कि वो स्थितियां होती हैं भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होती हैं, और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए मानव भी जिम्मेदार है, जो कि इसको ट्रिगर करने का काम करते हैं, इस घटना को बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए, जैसे मिट्टी की स्थलाकृति कैसी है ये डिपेंड करता है, चट्टान वहां की कैसी है, किस प्रकार की है। जैसे हिमालय की कुछ चट्टान ऐसी हैं जहां पर चूना पत्थर होता है, बारिश होती है तो नमी जाती है, और वो उसमें जो होती है गुफा जैसी संरचना होती है जिसमें अंदर प्रवेश करता है, तो एक डिसबैलेंस की कंडीशन बनती है। तो इस चट्टानों की प्रकृति भी डिपेंड करती है, वो भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। भू आकृति विज्ञान और ढलान के कोण कैसे हैं, ये तो वो कारण है जो कि कंडीशनिंग कारक है। ये कंडीशन कैसी है डिपेंड करेगा भूस्खलन की घटना वहां होगी कि नहीं होगी। और दूसरा होता है जो कि ट्रिगर करता है, ट्रिगर करने में विशेष रूप से मानव के द्वारा जो गतिविधियां की गई हैं, चाहे वो खनन हो, चाहे वो निर्माण का कार्य हो, सड़क निर्माण हो या पेड़ों की कटाई हो। पेड़, आप जानते हैं कि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो विशेष रूप से मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करती हैं, लेकिन अगर वृक्षों को काटा जाएगा, वनों को काटा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जो मिट्टी की पकड़ है वो ढीली होगी। विशेष रूप से जो वायनाड में घटना हुई उसके लिए एक शोध में ये बात कही गई कि वहां पर जो चाय के बागान है उनको लगाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में जो वृक्षों को काटा गया, उसकी वजह से वहां पर ये लैंडस्लाइड इतना भारी देखने को मिला, ये एक शोध में बताया गया। तो देखिए, ये मानव की ऐसी गतिविधियां हैं जो कि इन घटनाओं को ट्रिगर करती हैं, इसको बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा भारी वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होती है तो आप जानते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी की जो पकड़ है उसको वो कमजोर करेगी, क्योंकि नमी वो मिट्टी धारण करेगी और वो अंदर जाके एक लुब्रिकेंट का काम करेगी, और इससे लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि वो भूमि वहां के खिसकने लगती है। साथ ही भूकंप इसके लिए कारक के तौर पर देखा जाता है, जो कि भूमि को अस्थिर बनाता है, जो भूमि की ढलान है उसमें डिसबैलेंस करने का काम करेगा, मिट्टी और चट्टानें वहां की खिसक सकती हैं। साथ ही कटाव, इसमें चाहे वो नदियां माध्यम बन सकती है, हवा या समुद्र की लहरें, ये भूमि को लगातार काटती हैं, जिससे कि उसके बैलेंस को प्रभावित कर सकती हैं। इससे भी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिलती है। साथ साथ एक कारक के रूप में ज्वालामुखी को भी माना जाता है। तो ये भूस्खलन होता है। अब देखिए, भारत में भूस्खलन के कुछ संभावित क्षेत्र भी, उन क्षेत्रों पर भी एक नजर डालने। तो देखिए, इसरो ने हाल ही में भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया और भारत को बताया विश्व के शीर्ष 5 भूस्खलन संभावित देशों में, मतलब शीर्ष देश विश्व के 5 ऐसे हैं जिसमें भारत भी शामिल है, जहां पर भूस्खलन की संभावना ज्यादा है। अब देखिए, बर्फ से ढके क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का लगभग 12.6% क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। भारत में भूस्खलन की अगर बात करें तो लगभग 66.5% उत्तर पश्चिमी हिमालय से, लगभग 18.8% उत्तर पूर्वी हिमालय से और लगभग 14.7% पश्चिमी घाट से देखने को मिलता है। वहीं पर अगर संभावित क्षेत्र की बात करें, प्रमुख भूस्खलन के संभावित क्षेत्र कौन से हैं उसकी बात करें, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है भारत के कुल भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का लगभग 50% कवर करता है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। जैसा कि टोटल टारगेट यहां पर बताया गया, एंटायर लैंडस्लाइड प्रॉन एरियाज इन इंडिया में 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र
में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हिमालय में स्थित जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ का भी क्षेत्र है जो कि ये एरिया आपको दिखाया जा रहा है। और ये वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हैं पश्चिमी घाट के किनारे का क्षेत्र, जहां पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है। पूर्वी घाट के साथ आंध्र प्रदेश का अरकू क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है, जो कि भारत में संभावित भूस्खलन होने की संभावना जहां पर है उस क्षेत्र को इस मैप में आपको दिखाया गया है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन की संभावना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो बड़ी जो घटनाएं देखने को मिली, चाहे भूस्खलन की या बादल फटने की, तो इनसे सबक लेते हुए वो आगे की रणनीति क्या हो सकती है। तो इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पारिस्थितिक रूप से जो भी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, इन संवेदनशील क्षेत्रों में अगर किसी भी प्रकार की हम योजना परियोजना को लेकर जाते हैं तो ऐसी दशा में सख्त विकास योजना बनाने की जरूरत है। अर्थात जो भी नियम होते हैं जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पर्यावरणविदों के सुझाव भी शामिल होते हैं, वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट कमेटियों के सुझाव भी होते हैं, उनको दरकिनार किए बगैर इस नियम को लागू करना जरूरी होता है। तभी हम पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अगर हम उसकी अनदेखी करते हैं, इस प्रकार के एक्सपर्ट्स की कई बार राय होती है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बननी चाहिए, इस रास्ते में निर्माण नहीं होना चाहिए, फिर भी होटल्स खड़े होते हैं, बड़े बड़े निर्माण होते हैं, नदियों के जो बहाव का क्षेत्र होता है उसका अतिक्रमण होता है। तो जो प्राकृतिक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बादल फटने की घटना होती है, तो जो पानी का बहाव होता है अगर उसके रास्ते में रुकावट ना हो तो शायद इसका जो परिणाम है इतना बड़ा विकराल रूप हमको नहीं दिखाई देगा अगर इन नियमों का सख्ती से पालन हो। तो सख्त विकास योजनाओं का बनाया जाना जरूरी है। साथ ही पर्यावरणीय जो प्रभाव है उसका आकलन भी जरूरी है, पारिस्थितिक पद चिन्हों को जिससे कि कम किया जा सके। पारिस्थितिक पद चिन्ह का मतलब कि हमारे द्वारा जो भी प्राकृतिक पर्यावरण का जो भी हम उपयोग करते हैं वो कितना हम दोहन कर रहे हैं उसको कम किया जाए। कम से कम हम इसको जितना करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देखने में हमको मिलेगा। साथ ही साथ पर्यटन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो धार्मिक रूप से जो पर्यटन स्थल होते हैं वहां पर अगर ऐसे क्षेत्र में वो स्थित है जहां पर पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि संरक्षण और विकास दोनों का समावेश होना चाहिए। हम पर्यावरण का संरक्षण हो इस बात का भी ध्यान रखें और डेवलपमेंट हो इस बात का भी ध्यान रखें, दोनों का समावेश बहुत आवश्यक है। केवल डेवलपमेंट के नाम पर हम पर्यावरण को दरकिनार न करें। स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, विशेष रूप से जो स्थानीय निकाय है या जो ग्रामीण संरचना हमको देखने को मिलती है, प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के तहत एक स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया जाए जिससे कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पहले ही लोगों को जागरूक और सूचना केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा सके ताकि इसका कम से कम दुष्प्रभाव देखने को मिले। जलवायु परिवर्तन के प्रति सजगता और निवेश की भी आवश्यकता है। अब जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता क्या है इससे हम अनभिज्ञ नहीं है। जलवायु परिवर्तन के क्या नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान है, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका असर हमें डिफरेंट जो घटनाएं हैं उसको देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है तो कोई भी इस प्रकार की जो घटना होती है, बादल फटने की घटना हो गई या इस तरह की घटना, उसमें उसके प्रतिशतता में काफी वृद्धि देखने को मिल जाती है। तो साथ ही साथ इसको तो हमें कम करने की आवश्यकता है ही, इसके प्रति इसकी वास्तविकता से हम वाकिफ हो चुके हैं। साथ साथ जो सरकारी बजट हो उस बजट में भी अब इस प्रकार की प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए इसके तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इधर भी जो बजट है उसमें इसके लिए प्रोविजन किया गया है, लेकिन उस बजट में इस प्रकार की सरकारी जो प्राकृतिक आपदाएं उनसे निपटने के लिए जो सरकारी हमारी बजट है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वैकल्पिक उद्यम और औद्योगिक अवसर जो हैं इसको अगर हम बढ़ा दें, अगर हम किसी विशेष क्षेत्र में जहां की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटन पर आधारित है, अगर हम वहां पर अर्थव्यवस्था के दूसरे आयाम विकसित कर सके जिससे कि पर्यटन पर केवल उसकी निर्भरता न रह पाए, तो भी इससे काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटन की वजह से ही वहां की अर्थव्यवस्था टिकी है। अगर हम वहां पर ऐसे हम कह सकते हैं कि नए अवसर वहां पर सृजित कर सके तो पर्यटन का पर केवल जो दबाव है वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर वो कम किया जा सकता है और वहां के लोग उसके पर्यावरण को संरक्षित रखने में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे।
इसके अलावा दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन अगर हम योजनाएं बनाएं, मतलब आपदा प्रबंधन को लेके एक लंबी अवधि की योजना बने जिस पर कि अमल किया जाए, जिससे कि स्थायी योजनाएं बनाई जा सके, और ये दीर्घकालिक और स्थायी योजना तैयार होंगी जो कि स्थानीय समुदाय और संसाधनों के साथ समन्वित होंगी, अर्थात वहाँ के जो लोकल संसाधन हैं उसके साथ इसको मिला के ये योजनाएं तैयार की जाए ताकि लंबे समय में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। सक्षम प्रशासन अर्थात स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक नेतृत्व को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि अगर कोई इस तरह की आपदा आती है तो वहां के लोकल लोगों को ट्रेंड किया जा सके कि इस आपदा से वो त्वरित रूप से क्या प्रतिक्रिया दें जिससे कि कम से कम उनकी क्षति हो सके। क्योंकि जितनी आपदाएं होती हैं, अगर हम ट्रेंड हैं, हमें पता है कि भूकंप आने पे हमको कहाँ किस स्थान पर जाना है, हमें पता है कि हमें अगर बादल फटता है तो क्या उपाय करने हैं, हमें पता है कि अगर आकाशीय बिजली का प्रकोप है तो क्या उपाय करने हैं, तो अगर हम ट्रेंड हैं तो उसके प्रभाव को काफी हद तक, उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये वो उपाय हैं जिसको करके हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि बादल फटने का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडल में अचानक गर्मी, समुद्र से उठने वाली लहरें, भारी नमी वाले बादलों का ठंडी हवा में प्रवेश, तूफान की तीव्रता। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।